नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूँ शैलेश। मैं अभी यहाँ पे साइट विजिट पे आया था एक क्लाइंट के साथ में। मैं उनको जब साइट दिखा रहा था तो वो मुझे काफ़ी सारे टिप्स पूछ रहे थे, प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स। मैंने उनसे काफ़ी लंबा डिस्कशन किया। फिर मैंने सोचा कि अब ये क्वेश्चन सभी लोगों का होता है, जब भी प्रॉपर्टी कोई खरीदने जाता है तो उनके मन में क्वेश्चन होता ही है। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक बार एक अच्छा वीडियो ही बना ले। शायद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप एक बार, मैं जो भी पॉइंट बताऊँगा आप एक बार उसको नोट कर लीजिए। आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो चलो देखते हैं। अभी क्या है ना, प्रॉपर्टी दो टाइप के लोग लेते हैं। एक तो होता है न्यू प्रॉपर्टी। अब न्यू प्रॉपर्टी में तो रेरा आ गया जिस वजह से वो काफ़ी सिक्योर हो गया है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रीसेल। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रीसेल में होती है। एक्चुअली अभी मैं खुद भी रीसेल में काम ना के बराबर ही करता हूँ। मुझे काफ़ी, क्योंकि इसमें इतनी दिक्कतें होती है। मतलब मैं जब खुद मैं प्रॉपर्टी में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी खुद भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे हमेशा पता ही चलती रहती है। मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मुझे प्रॉपर्टी का सब कुछ आता है। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को ही मिलती है। तो जब मुझे ही सीखने को मिलती है तो आप तो पहली बार ले रहे हो, आपको तो उतना नॉलेज होता नहीं है। आप तो मतलब किसी रिलेटिव के या फ्रेंड्स के भरोसे पर, या कि आपको अगर प्रॉपर्टी अच्छी लगी खुद पे किसी एजेंट के भरोसे पर आप प्रॉपर्टी लेते हो। तो क्या है ना, काफ़ी क्रूशियल पार्ट हो जाता है। आपकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती है ये। तो मेरा तो यही कहना है, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो, आप रीसेल में प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो एक चेक कीजिए। अब क्या है ना, पहले तो कुछ सैंक्शनिंग था नहीं, तब पहले तो रेरा भी नहीं था। रेरा तो 2017 से चालू हुआ है। तो पहले तो सब सोसाइटी के प्लॉट्स मिलते थे, कच्चे प्लॉट्स मिलते थे। बाद में फिर उसे लोग आरएल वगैरह क्लियर टाइटल करते थे। पहले तो कुछ था नहीं। तो आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अभी भी रीसेल में ऐसी मिलेगी जो क्लियर टाइटल नहीं है। तो आप जब भी आप प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो, अगर आपको अच्छी लगी है प्रॉपर्टी, आपको सब आपका अगर बजट में वो बैठ रही है, तो आप एक बार आप वही प्रॉपर्टी लीजिए जिस पे आपको बैंक फाइनेंस करती हो। और बैंक भी ऐसी जो नेशनलाइज बैंक हो। नेशनलाइज बैंक में दो टाइप के बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब बैंक जब भी आपको प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं ना, तो ये सब वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। विदाउट वो मतलब क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी पे वो लोग लोन देते हैं, कच्ची प्रॉपर्टी पे वो लोन देते ही नहीं है। तो जब आप प्रॉपर्टी रीसेल में लेना चाहते हो तो आप देखिए कि इन सब बैंक से अगर आपको लोन मिलता है नेशनलाइज बैंक से, तो आपका काफ़ी सारा हेडेक कम हो जाता है। आप इस पे फिर इजीली आप डील कर सकते हो रीसेल वाले प्रॉपर्टी में। या और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास कैश में पेमेंट है, आपको अगर लोन लेना ही नहीं है, तो फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कम से कम 5 लाख से 10 लाख के बीच का लोन लीजिए, लेकिन लोन लीजिए। थोड़ा आपको उसमें प्रॉपर्टी में थोड़ा आपको मतलब वो उसमें इंटरेस्ट जाएगा, बैंक के चार्जेस जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए वर्थ करेगा। नहीं तो आप इतना सारा अपना कैश का पैसा, अगर कहीं आपका डिस्प्यूट आ गया, पता चला बाद में एजेंट ने सिर्फ अपने कमीशन के लिए ही आपको डील कर लिया, आपको कुछ उसके इनसाइड बतानी है प्रॉपर्टी के, तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी आप प्रॉपर्टी ले तो छोटा लोन लीजिए, लेकिन लोन जरूर लीजिए। और फिर एक दूसरी बात है, आप क्या है ना, काफ़ी सारे लोग जैसे आप कैश में प्रॉपर्टी लेते हैं, रीसेल में लेते हैं या फिर लोन नहीं लेते हैं, तो वो ना मेरा हिसाब से आप जब भी एक रीसेल में प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप बैंक से लोन नहीं लेते हो, तो आपको एक एडवोकेट हायर करना चाहिए। रियल इस्टेट का जो लॉयर होते हो, और उनसे आप सर्च रिपोर्ट जरूर निकालना चाहिए। अब जो भी चार्ज उनका होता है 10 से 15 हज़ार के 20 हज़ार के आसपास चार्ज होगा, 10 से 20 हज़ार के बीच में, लेकिन वो वर्थ करता है। आप कभी भी प्रॉपर्टी लीजिए तो आप एडवोकेट से ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए। उनसे आप सर्च रिपोर्ट निकालिए, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स टेंशन वो चेक करते हैं वो आप चेक कीजिए, क्योंकि वो एडवोकेट जो होते हैं प्रॉपर्टी के, उनका वो काम ही होता है चेक करना। इवन वो मुझसे भी ज़्यादा उनको नॉलेज होता है उससे प्रॉपर्टी का। तो आप जब भी आप रीसेल की प्रॉपर्टी आप लेते हो, एक तो आप लोन कीजिए, या फिर आप कैश में अगर आप विदाउट लोन लेते हो तो आप सर्च रिपोर्ट जरूर निकालिए एक एडवोकेट से। 10-20 हज़ार रुपये वर्थ करता है। आप क्योंकि रीसेल में तो प्रॉपर्टी आप लोगे तो वो तो कि 10-20-30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी होगी। तो आप बस 20-30 लाख रुपये का आपका प्लॉट लोगे या प्रॉपर्टी लोगे, तो उसके लिए सर्च रिपोर्ट मतलब एक वर्थ करता है। इतना 10-20 हज़ार रुपये मायने नहीं रखता। बात तो सही है। आप जरूर निकाल लीजिए जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो। आप जब भी लोन लेते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, तो आप 6 महीने बाद इजीली आप उसको फोरक्लोज कर सकते हो। तो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं कि आपने अगर 5 साल के लिए लोन लिया है, 5 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया है, एक 10 साल के लिए, तो आपको 10 साल तक उसको पे करना ही है। आप 6 महीने बाद उसको आप इजीली फोरक्लोज कर सकते हो।
चलो अब बात करते हैं न्यू प्रॉपर्टी की। अब मैं बेसिकली मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से। मैं नागपुर में काम करता हूँ, वर्धा रोड के पास में मैं ज़्यादा सेल आउट करता हूँ क्योंकि यहीं पे ज़्यादा ग्रोथ है। तो यहाँ पे ना एनएमआरडीए काम करती है, वैसे तो यहाँ पे एनआईटी सिटी में काम करती है, न्यू नागपुर में एनएमआरडीए काम करती है। तो मैं एनएमआरडीए में काम करता हूँ। एनएमआरडीए के जो भी लेआउट्स, एक्चुअली मैं प्लॉट्स में ज़्यादा डील करता हूँ। मैं फ्लैट्स में भी करता हूँ, फ्लैट्स में कम करता हूँ, मैं प्लॉट्स में ज़्यादा डील करता हूँ। तो आपको मैं अभी प्लॉट्स के बारे में बताऊँगा कि आप नए अगर प्रॉपर्टी आप लेते हो, अगर आप न्यू लेआउट पे या, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाद में मैं फ्लैट के बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको फ्लैट्स के बारे में बताऊंगा। अभी बात करते हैं प्लॉट्स के बारे में। तो अगर आप प्लॉट्स लेते हो, अभी न्यू प्रॉपर्टी पे तो रेरा आ गया। अब जब भी आप नया लेआउट लेते हो तो आपको तो रेरा के अंडर रेरा रजिस्टर्ड लेना है, तो काफ़ी सारा हेडक कम हो गया। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपको भी बताता हूँ। चलिए आपको मैं पहले प्रोसेस बता देता हूँ। आप अगर न्यू लेआउट, कोई भी डेवलपर न्यू लेआउट डालता है तो उसका सैंक्शनिंग कैसे आता है। अब पहले तो ऐसा था, पहले सैंक्शनिंग, पहले 10:2 सैंक्शनिंग आता था मैप, फिर एनए पर्पस आता था, फिर सेलडी पर्पस मैप आता था, रेरा आता था, एनए आता था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता था, फिर फर्स्ट आरएल आता था, फिर बाद में सेकंड और थर्ड आरएल, बाकी क्या 20% आरएल आता था, 80% आरएल फिर डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड रहता था। जितनी जल्दी वो डेवलपर डेवलप करेंगे लेआउट, उसके हिसाब से आरएल देता था। लेकिन अभी पिछले 1 साल से इसका प्रोसीजर पूरा चेंज हो गया है। अभी टेंटेटिव सैंक्शनिंग मैप और फाइनल सैंक्शनिंग मैप ये एक साथ ही आता है। इसके बाद में फिर आपको एनएमआरडीए डेवलपर को 2 डॉक्यूमेंट्स देते हैं, एक होता है क प्रत और एक होता है एनए के लिए। अब इसके ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद डेवलपर इसका क प्रत निकालता है और इसका एनए करता है। एनए और क प्रत निकालने के बाद फिर डेवलपर एनएमआरडीए में जाता है और उसकी डिमांड भरता है। डिमांड भरता है। डिमांड भरने के बाद में एनएमआरडीए उसको बोलती है, उसको 2 ऑप्शन देते हैं। एक तो आप डेवलपमेंट चार्जेस पे कीजिए, हम खुद आपको पूरा डेवलपमेंट करके देंगे, और दूसरा होता है कि या तो आप खुद डेवलपमेंट कीजिए। अब जनरली कोई भी डेवलपर जो होता है वो एनएमआरडीए को नहीं देता है, क्योंकि अभी एक्चुअली वो कैसा गवर्नमेंट का काम हो जाता है, अब कब डेवलपमेंट करेंगे वो, तो ज़्यादातर डेवलपर वो खुद ही डेवलप करते हैं। तो फिर वो खुद डेवलपमेंट करते हैं और इसके बाद वो फर्स्ट 20% आरएल देते हैं। अब मान लीजिए जितना भी लेआउट होगा उसका 20% लैंड पासर का आरएल देते हैं। 80% जो भी आरएल होता है वो उसके डेवलपमेंट के वर्क पे डिपेंड होता है। और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट वर्क करते हैं, एनएमआरडीए आके वहाँ पे साइड इंजीनियर आके, वो सुपरवाइजर आके चेक करते हैं एनएमआरडीए के लोग, तो उसके हिसाब से वो आरएल सेकंड आरएल 60% आरएल देंगे, 80 बाद में रिमेनिंग 20% आरएल देंगे। ऐसा टोटल 100% आरएल हो जाता है। अगर मान लीजिए बड़ा लेआउट रहा तो फिर वो 3 आरएल के बजाय 4 आरएल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होती है डेवलप सैंक्शनिंग की एनएमआरडीए में। आप जब भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हो तो आप पहले अपना पर्पस डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसके लिए प्लॉट चाहिए। आपको अगर रहने के लिए चाहिए या आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, आपको टाइम है अभी 5-6 साल, आपको 5-6 साल के बाद का देखना है। देखिए अगर आपको तुरंत रहने के लिए अगर प्लॉट चाहिए तो आपको सिटी के आसपास में ही मिलेगी। एकदम आपको सिटी में तो लेआउट मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी नया लेआउट होता है डेवलपर उसके लिए 2-3 एकड़ का बड़ी, एटलीस्ट 3 एकड़ की तो ज़मीन चाहिए, तो वो तो सिटी के आजू बाजू में ही मिलेंगी। तो आप ये पहले चेक कर लीजिए कि सिटी के आजू बाजू में जब भी आप प्लॉट्स लेते हो आप रहने के लिए, तो वहाँ से फिर स्कूल कॉलेजेस कितना दूर है, मार्केट कितना दूर है, ये सब चीज़ें एक बार नोट कर लीजिए। फिर दूसरा मतलब बाइंग का दूसरा फिर पर्पस आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जिनको टाइम होता है 4-5 साल, जिनको ग्रोथ के लिए प्लॉट चाहिए या इन्वेस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, इनके पास ऑलरेडी खुद के लिए घर है, तो फिर आप उसके लिए फिर लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आजू बाजू का डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो मायने नहीं रखता कि वो सिटी से कितना दूर है। आप जब भी प्रॉपर्टी लेने जाओ तो आप ये पहले चेक कीजिए कि वहाँ से कनेक्टिविटी कितना मतलब कनेक्टिविटी कैसी है लेआउट्स की, कि वहाँ से मतलब हाईवे कितना दूर है, वहाँ से डीपी रोड कितना दूर है, वहाँ से आजू बाजू में स्कूल कॉलेजेस क्या है। क्योंकि निकलना तो आप कितने भी अंदर प्लॉट लेंगे, आना तो आपको मेन रोड पर ही है। तो आप कभी भी ये चेक कीजिए कि कनेक्टिविटी चेक कीजिए। फिर आजू बाजू का लोकेशन देखिए, आजू बाजू में वहाँ पे वो सराउंडिंग में क्या क्या डेवलपमेंट है, वहाँ पे आजू बाजू में गांव है क्या, वहाँ पे स्कूल है क्या, कॉलेज है क्या, हॉस्पिटल है क्या, वहाँ पे सिटी बस रुकती है क्या, वहाँ से मेट्रो कितना दूरी पर है। ये सब चीज़ें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले तो फिर और उसके बाद अपना एक बजट आप डिसाइड कर लीजिए। अब काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, मतलब लोग एक देखते हैं कि मतलब वो अपना कैलकुलेशन नहीं करते हैं अपने बजट का। आप हमेशा अपना बजट का कैलकुलेशन जरूर कीजिए। अगर आपके ऊपर कोई प्रीवियस लोन चालू है तो आपको बैंक उस पर लोन नहीं देंगे, अगर आपका लोन पे आपको लेना है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके ऊपर जो भी अगर कुछ कार लोन होगा या पर्सनल लोन होगा तो आप उससे पहले फोरक्लोज कीजिए।
उसके बाद ही आप क्योंकि प्रॉपर्टी का लोन तो काफ़ी बड़ा होता है ना, आप यहाँ पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख का भी लोन लेते हो, तो आपकी वो सैलरी पे उतना बैठना चाहिए। ये आप सब चेक देखिए, कोई भी बैंक है ना प्रॉपर्टी पे आपको 80% तक की लोन देते हैं, 70 से 80% तक। बाकी आपको 30 से 20% डाउन पेमेंट आपको खुद को देना होता है। तो आप हमेशा एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको 20% अमाउंट आपके पास हो। उसके अलावा फिर खर्चा आता है रजिस्ट्री का, जिसमें 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एनएमआरडीए में 1% रजिस्ट्री चार्ज होता है, और कुछ एक सोसाइटी फॉर्मेशन करना पड़ता है आबी रेरा का रूल के हिसाब से। उसमें कुछ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं वन टाइम, जो भी 10,000 के आसपास लेते हैं, और कुछ लीगल चार्ज होता है। तो ये सब आप चेक कर लीजिए आपका सब उतना कैलकुलेशन है क्या, क्योंकि बाद में अगर आपने ब्लाइंडली अगर प्लॉट ले लिया तो आगे जाके फिर अगर कुछ कैंसिलेशन का प्रोसेस आता है तो काफ़ी फिर डिफिकल्ट हो जाता है उस प्रोसेस को। उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। मान लेते हैं आपने ये सब कैलकुलेशन कर लिया, अभी आपका पूरा पक्का मन हो गया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, आपने इंक्वायरी भी कर ली है, आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स भी आ गए। अब आपको साइट विजिट करना है। अब कभी भी आप प्लॉट लीजिए तो आप काफ़ी सारे कस्टमर जो होते हैं जो बाहर रहते हैं सिटी से, वहाँ पे वो सिटी जैसे नागपुर में है तो नागपुर के बाहर रहते हैं, वो ब्लाइंडली वो बिना देखे प्लॉट लेते। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप कभी भी आप अगर डील करते हो प्लॉट्स के लिए या फ्लैट्स के लिए, तो आप एक बार साइट विजिट जरूर कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं होता तो आप किसी अपने रिलेटिव के फ्रेंड्स को भेजिए, लेकिन साइट विजिट जरूर कीजिए। आप नेक्स्ट स्टेप आता है, आप जब भी साइट विजिट के लिए जाते हो तो आप डायरेक्ट साइट पे मत जाइए। आप हमेशा ना वो जो भी डेवलपर है उसके आप ऑफिस में ज़रूर जाइए। एक बार ऑफिस जाके ऑफिस का एक बार ऑफिस को जज कीजिए, मतलब देखिए वहाँ पे ऑफिस कैसा है। ऑफिस देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो डेवलपर कितना मतलब कैसा डेवलपर है, उनकी कैसा काम करने का तरीका होगा, वो आपको ऑफिस के एटमॉस्फेयर से ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप एक बार साइट विजिट पर जाइए। साइट विजिट पे आप जब भी जाते हो तो जो भी वहाँ का एडवाइज़र होता है प्रॉपर्टी का दिखाने का, तो आप एक बार उसे ना ज़रूर, आप जब भी प्लॉट लेते हो खास करके तो प्लॉट में आप उसे डेवलपमेंट डीपी प्लान आप बोलिए, उसे डीपी प्लान देखने के लिए ज़रूर बोलिए, दिखाने के लिए ज़रूर बोलिए। डीपी प्लान एक सभी डेवलपर के पास होता ही है। वैसे तो आप इसे गूगल से भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपको दिख ही रहा होगा कि डीपी प्लान कैसा होता है। इसमें ना अलग अलग टाइप के वहाँ पे कलर के आपको कुछ दिख रहा होगा, चार्ट्स दिख रहे होंगे। ये सब कलर के ना, ये सब का मीनिंग होता है। अब देखिए, आपको जब भी प्रॉपर्टी लेना है तो आपको येलो बेल्ट में लेना होता है। येलो बेल्ट ही रेसिडेंशियल जोन होता है। इसमें भी 4 टाइप के येलो कलर आते हैं, वो सभी येलो रेसिडेंशियल जोन ही होता है, तो उसका वो उतना मायने नहीं रखता। फिर सेकंड कलर जो आपको दिख रहा होगा उसमें होता है फिर एक रेड कलर। रेड कलर मतलब ये पब्लिक लैंड होती है, एक गवर्नमेंट की लैंड होती है। अगर इसके खसरे पर आप करो, अगर डेवलपर फ्लैट स्कीम में प्लॉट डाल रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे पक्का डिफॉल्ट होना है। अब वहाँ पे आपको कभी परमिशन मिलेंगे ही नहीं एनआईटी एनएमआरडी से, लोकल अथॉरिटी से प्लॉट्स या फ्लैट्स के लिए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी आप प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो वो येलो जोन में होना चाहिए। हाँ, एक और कलर होता है ब्लू कलर, जो होता है फुल्ली कमर्शियल जोन। आप वहाँ पे भी प्लॉट या फ्लैट ले सकते हो, वो भी एक प्रकार के रेसिडेंशियल जोन में ही आता है। जैसे आपको रेड कलर में नहीं लेना है और आपको ग्रीन कलर में नहीं लेना है। ग्रीन कलर मतलब वो फुल्ली एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसे एनएमआरडी ने मतलब लोकल अथॉरिटी ने ऑलरेडी उसको एग्रीकल्चर के लिए राखीव करके रखा है। वहाँ पे कोई भी डेवलपर प्लॉट या फ्लैट नहीं डेवलप कर सकता। तो आपको हमेशा लेना है येलो बेल्ट में या फिर ब्लू जोन में लेना है, वो दो ही कलर में लेना है। और इसमें आपको एक कलर दिख रहा होगा ग्रे कलर का, सीमेंट कलर का ग्रे कलर। ये जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लंबी लाइन, ये सब डीपी रोड होते हैं डेवलपमेंट प्लान के। मतलब अभी जैसे मिहान के पास में जामटा है, जामटा से लेकर बुट्टीबोरी के बीच में जितना भी एरिया है, ये सब प्लानिंग वाला एरिया है। यहाँ पे एनएमआरडीए ने नागपुर में एनएमआरडीए काम करती है, न्यू नागपुर में। तो ये एनएमआरडीए ने ऑलरेडी यहाँ पे बड़े बड़े रोड बना के रखे, ऑलरेडी सैंक्शन करके रखे। हालांकि आपको वहाँ पे भी जाते आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे वो रोड दिखेगा नहीं, लेकिन वो डीपी प्लान में है। जिसके खेत से वो रोड गया है उसको ऑलरेडी उसके पैसे मिले हुए हैं, तो ये रोड बनना ही है। तो आप जब भी आप प्लॉट या फ्लैट देखने जाते हो तो वो आप एडवाइजर को पूछिए, आप वो दिखाने के लिए बोलिए, आप देखिए कि आपका प्लॉट या फ्लैट किस खसरे में आता है, वो खसरे के आसपास से डीपी रोड कितना दूर है, वहाँ पे आप कहीं आसपास में कंटेनमेंट जोन या फिर रेड जोन तो नहीं है, रेड जोन में तो नहीं है अपना लेआउट, येलो बेल्ट में है क्या, ये आप मेक श्योर कीजिए। तो ये काफ़ी, चलिए अब आपने डीपी वगैरह प्लान देख लीजिए, आप येलो बेल्ट में आपका प्लॉट है। अब आजू बाजू का आप लोकेशन देखिए, आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट है, आपका जो भी लेआउट है वो वहाँ से मेन हाईवे कितनी दूरी पर है,
वहाँ पे बस की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी है क्या, आजू बाजू में स्कूल कॉलेजेस है क्या, या फिर कोई हॉस्पिटल है क्या, या फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है क्या। क्योंकि इसी वजह से आपका रेट बढ़ेंगे। अगर आप कहीं अंदर प्लॉट लोगे जहाँ पे कुछ भी आजू बाजू में डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे तो आपको काफ़ी, वहाँ पे भी रेट बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी की रेट तो हमेशा बढ़ती है, लेकिन उतना जो आपको ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर वहीं पे आपको आजू बाजू में कुछ स्कूल या कॉलेजेस आ गया, या फिर कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ गया, या फिर वहाँ से अगर मेट्रो वगैरह पास में है, तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है, उस लेआउट को पड़ता है, उससे आपका काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। चलिए अभी मान करते आपका सब हो गया, अब आप ऑफिस में जाके जैसे आपने डील भी कर ली, तो आप जब भी आप डील करते हो तो आप हमेशा चेक के थ्रू या फिर आरटीजीएस के थ्रू या पेमेंट कीजिए, और उसकी पक्की आप रिसिप्ट लीजिए। और ये भी करने के पहले ना, आपको सबसे पहले जब भी आपके डील करते हो डेवलपर से, तो उसकी सबसे पहले आप कैंसिलेशन पॉलिसी पूछ लीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी खुदा ना खास्ता आपने एग्रीमेंट कर लिया, आपने उसे 20% अमाउंट दे दिया, बाकी अपने लोन की प्रोसेस कर ली, और एंड टाइम पे अगर आपको कुछ इमरजेंसी में आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर पता चलता है कि फिर डेवलपर आपका 30% 20% तक काटता है। एक्चुअली तो रेरा के हिसाब से 10% के ऊपर आपके काटते नहीं है, आप पैसे वो काट नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप कैंसिलेशन पॉलिसी एक बार देख लीजिए कि वहाँ पे उनका रूल कैसा है, रूल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और डील करने के पहले आप एक बार प्रीवियस लेआउट में डेवलपर के जरूर जाइए। प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट है, फ्लैट है या प्लॉट है या फ्लैट है, एक बार जाके चेक कीजिए कि उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका डेवलपमेंट का क्वालिटी कैसा है, वहाँ पे कैसे रोड बने हैं, स्ट्रीट लाइट कैसा है, सीवेज कैसा चेंबर है, गार्डन कैसा दिया है, एक बार चेक कीजिए। अगर नया लेआउट, अगर नया डेवलपर है तो ठीक है, मैं बोल सकता हूँ उनके पास कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए, लेकिन अगर पुराना अगर डेवलपर है, अच्छा नाम है उनका, तो आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट जरूर चेक कीजिए। और जब भी आप डील करते हो तो आप वो एक रेरा नंबर तो आप जरूर उनसे मांगिए, ठीक है। मैं अभी समझ सकता हूँ कि जैसे आपको प्रोसेस बताया मैंने, तो रेरा आने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस में होता है, लेकिन सैंक्शनिंग तो आ ही जाता है। तो आप चेक कीजिए कि हमेशा आप जब भी डील करते हो कि आपका मैप जो आप लेआउट लेते हो, तो उसका मैप सैंक्शन है क्या, एनएमआरडीए से ऑथराइज सैंक्शन होना चाहिए ही चाहिए। नहीं तो फिर पता चलता है आपका प्लॉट होता है सैंक्शनिंग के वक्त तो प्लॉट कम हो ज़्यादा हो जाता है। तो आप हमेशा सैंक्शन मैप आने के बाद ही डील कीजिए, रेरा आने के बाद ही आप एग्रीमेंट कीजिए। रेरा के पहले तो वैसे भी कोई एग्रीमेंट नहीं करता है। तो ठीक है, चलिए मानते हैं अभी सब आपका डील हो गया है, आपका बैंक लोन भी सब हो गया है, आपकी रजिस्ट्री हो गई है। अब रजिस्ट्री जैसे आप होती है, आपने मान लीजिए आपने लोन लिया है, तो आप डेवलपर को बोलिए कि जब भी वो ओरिजिनल जो सेल होती है वो बैंक में सबमिट होती है, तो बैंक में सबमिट करने के पहले उसकी स्कैन कॉपी कर ले डेवलपर, और आपको मेक श्योर कीजिए कि वो स्कैन कॉपी आपके पास आनी चाहिए। आप उसको स्कैन, आप वो रजिस्ट्री की स्कैन कॉपी आपके पेन ड्राइव पर, जीमेल पर, व्हाट्सएप पे आपको हमेशा सेव रखना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल सेल डीड तो बैंक में जमा होगी आने वाले 5-10-15 साल के लिए, आपके पास तो सिर्फ उसकी जेरॉक्स कॉपी होगी। तो अगर आपके पास स्कैन कॉपी होती है तो आप उसका हमेशा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। और जैसे रजिस्ट्री होने के बाद 1 से 3 महीने के बीच में आपके पास उसका, अभी नागपुर में, महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हैं प्रॉपर्टी का, लेआउट का 7/12 कर लीजिए, म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, दाखिला खारिज वगैरह बोलते हैं। तो आप 7/12 आने के बाद अपना टैक्स अपने नाम पे कर लीजिए, क्योंकि फिर क्या है ना, आपके पास ऑथराइज, आप उसके वो प्लॉट के आप ओनर हो जाते हो, आपके पास रजिस्ट्री होती है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेरा एनए आरएल डेवलपमेंट एग्रीमेंट सैंक्शन लेटर वगैरह सब होता है, आपके पास उसका 7/12 होता है, आपके पास टैक्स रिसिप्ट भी होती है। तो आप आराम से आप सिक्योरली आप प्रॉपर्टी के मालिक होते हो, आपका आने वाली जो भी अभी ग्रोथ है वो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था, आप जब भी एग्रीमेंट करते हो, देखिए आप फ्लैट में तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, आप 20% देके आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हो, आपकी सैलरी ऑलमोस्ट हो ही जाती है, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। लेकिन प्लॉट में वैसा नहीं होता, प्लॉट में आप 20% देके एक एग्रीमेंट होता है स्टैम्प पेपर पर, और आपका आरएल आने के बाद आपकी सैलरी लगती है। तो आप, और वो भी जो एग्रीमेंट होता है ना, अभी जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं डेवलपर, और रेरा के गाइडलाइन के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर वो एग्रीमेंट में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप एक बार ज़रूर अपने एडवाइज़र को पूछ लीजिए, कुछ पॉइंट समझ में आया तो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप एग्रीमेंट पर साइन कीजिए। और एग्रीमेंट जब भी आप करते हो तो इसमें चेक कीजिए कि वो ओनर की फ़ोटो, उसका लेफ्ट थंब, उसकी साइन होनी ही चाहिए। और उसके बाद में आपके भी वहाँ पे फ़ोटो, लेफ्ट थंब और साइन होनी चाहिए एग्रीमेंट पर। और ये स्टैम्प पेपर होता है एग्रीमेंट, जो 3 से 6 महीने में 6 तक वैलिड ही रहता है वो, तब तक तो आपके आरएल आ ही जाते हैं, आप रजिस्ट्री भी कर लेते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी आप नए डील करते हो तो आपको ये सब पॉइंट का आपने ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये सब आपका पॉइंट ध्यान रखते हो तो आपकी एक सिक्योर डील होती है। अगर मेरे से अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो मैं उसको आने वाली वीडियो में कवर करूँगा। तो ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए।
चलिए मिलते हैं।